नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यदि आप जब स्वस्थ होंगे, हेल्थी रहेंगे तो ये आप अध्ययन कर पाएंगे। तो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूँ। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन अपन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपन बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे थे और बेरोजगारी के अपन दोस्तों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जैसा कि अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, और अपने उसमें यह भी पढ़ा कि जब लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को घटा दिया जाए तो बेरोजगारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन ने इस चैप्टर में यह भी देखा कि बेरोजगारी की दर कैसे ज्ञात की जाती है दोस्तों। उसके बाद में अपन ने ये भी देखा कि कार्य सहभागिता दर कैसे ज्ञात की जाती है, ये अपना पार्ट फर्स्ट था। उसके बाद में अपन पार्ट सेकंड में देखा कि बेरोजगारी के प्रकार देखे, जैसे बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार है। जैसे कि अपने देखा घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी। ये अपने बेरोजगारी के टाइप्स पढ़े। ठीक है दोस्तों, अब अपन आज अपना बेरोजगारी का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता भी दिया था आपको कि बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपने बताया था कि सर ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, आदर्श बेरोजगारी पाई जाती है। विकसित देशों में अपन ने अध्ययन किया था कि चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है, मौसमी भी पाई जाती है, शिक्षित भी बेरोजगारी पाई जाती है। ये मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने आपको इसको एक नोट्स के रूप में नहीं लिखाया था, तो थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर ले कि बेरोजगारी के कौन से प्रकार है, कौन से विकसित देशों में, विकासशील देशों में। फिर अपन इस चैप्टर को आगे करते हैं, तो आप नोट डाउन करेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी और इसके अंदर अपन लिखेंगे, एक लिखेंगे अपन विकसित देश और एक इसमें अपन डायग्राम बनाएंगे विकासशील देश। जैसा कि दोस्तों अपन ने एक विकसित देशों में पढ़ा और एक अपन विकासशील देशों में पढ़ा। दोस्तों आपको पता है आपने विकसित देशों में कौन कौन सी बेरोजगारी बताई थी। अपने विकसित देशों में एक तो अपने बेरोजगारी पढ़ी थी चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी पढ़ी थी, और एक अपने पढ़ी थी विकसित देशों में घर्षणात्मक, घर्षणात्मक। ये दो प्रकार की अपने विकसित देशों में पढ़ी थी। फिर अपने विकासशील देशों की जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको अपन कैसे पढ़ेंगे, इसको अपन दो भागों में डिवाइडेड करना चाहिए तो कर सकते हैं। एक अपन पढ़ लेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज, रूरल एरियाज, और एक अपन पढ़ लेंगे शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, सारा बताया हुआ है, आपको नोट डाउन करना है। एक व्यवस्थित तरीके से आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो देखो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में अपन बेरोजगारी देखेंगे और एक अपन देखेंगे शहरी क्षेत्रों में। तो दोस्तों शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के टू टाइप, दो भागों में बांटी जाती है। एक अपन ने देखा था कि शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। और एक दूसरा अपन देख सकते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में या औद्योगिक बेरोजगारी। आप सर आपको सर आपने औद्योगिक तो पढ़ा ही नहीं, और उद्योग क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो औद्योगिक है, या इसको अपन यह बोल सकते हैं तकनीकी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी के कारण जो भी हो जाए तकनीकी बेरोजगारी। बात आपको समझ में आ रही होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी पाई जाती है सर, ये नहीं बताया। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में अपन ने पढ़ ली शिक्षित और ये तकनीकी बेरोजगारी। एक सेकंड उतारो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विकसित में कौन सी उतारी, चक्रीय
घर्षणात्मक बेरोजगारी विकासशील देशों में ग्रामीण शहरी दो में बटा, शहरी में अपने को 44 शिक्षित सही है, औद्योगिक सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको पता ही है, कृषि क्षेत्र में, और वो कौन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी होगी बताओ। एक तो आप ग्रामीण है, ग्रामीण में कृषि होती है, कृषि में कौन सी बेरोजगारी होती है, अदृश्य बेरोजगारी होती है, और कौन सी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। ज़्यादातर ये है ग्रामीण क्षेत्रों में, अदृश्य और मौसमी। इसको आप थोड़ा सा ऐसे उतारेंगे तो ठीक रहेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो इसको। उतार लिया होगा दोस्तों। वापिस तो डिटेल में बताने की क्या जरूरत है, पूरा इनका एनालिसिस अपने के लिए। चक्रीय कौन सी होती है, जो आर्थिक मंदी के कारण होती है या व्यापारिक चक्रों के कारण होती है, जिसमें ओवर डिमांड कम हो जाती है। घर्षणात्मक, जिसको बेरोजगारी के आंकड़े में शामिल नहीं किया जाता, कि कुछ समय के लिए होती है, कुछ टेक्नोलॉजी खराब हो जाए या कोई व्यापार में या मतलब कि उद्योग धंधों में आंशिक रुकावट आ जाए कुछ समय के लिए, तो वो कौन सी बेरोजगारी होती है, घर्षणात्मक, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, विकासशील देशों में अदृश्य आप बेरोजगारी अपन ने पढ़ ही लिया, जहाँ सीमांत उत्पादन क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी, मौसम विशेष में लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी समय वो बेरोजगार रहते हैं। शिक्षित लोगों को अपन ने पढ़ ली, शिक्षित बेरोजगारी अपन ने पढ़ ली, औद्योगिक या तकनीकी बेरोजगारी अपन ने पढ़ ली। तो ये दोस्तों इसका तो आपने समझ गए होंगे और आपको उतार लिए होंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, आज अपना जो मुख्य विषय रहने वाला है वो रहेगा बेरोजगारी जो मापन की अवधारणा है। भाई बेरोजगारी को मापन कैसे किया जाए, बेरोजगारी मापन की कितनी अवधारणाएं हैं, 3 अवधारणाएं हैं दोस्तों, उसके अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा रोजगार के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो भारत में जो रोजगार की संरचना है वो क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जीडीपी में कितना योगदान है, जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है, उद्योग क्षेत्र का कितना है और सेवा क्षेत्र का कितना है। आप सभी को पता है कि सेवा क्षेत्र का लगभग 55% सेवा क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान है, आपको पता है। औद्योगिक क्षेत्र का आपको पता है कि 28% औद्योगिक क्षेत्र का लगभग योगदान है, और कृषि क्षेत्र का 18% योगदान है। तो सेवा क्षेत्र का 55% मैंने बता दिया, उद्योग का 27% और कृषि का 18%। ये हर आर्थिक समीक्षा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सेवा क्षेत्र का लगभग 54-55% रहता है समथिंग। उद्योग का 27-28 चला जाता है कभी, तो लगभग उद्योग का इस बार 27 है और कृषि का 18% योगदान, 18-27-55 इस प्रकार योगदान। लेकिन देखो अपन दोस्तों रोजगार की बात है, ये तो उत्पादन हो रहा है भाई, कृषि में सेवा में इतने लोग उत्पादन हो रहा है, उनका मूल्य ये। लेकिन देखिए रोजगार किस क्षेत्र में कितना मिला हुआ है, तो देखो दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, गरीबी का भी बताया था, बेरोजगारी का बताया था कि एनोसो का जो 68वां राउंड हुआ था, 68वां राउंड हुआ था 2011-12 में, तो उन्होंने रोजगार के बारे में बताया कि रोजगार में कौन कितने लोग लगे हुए हैं दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि कृषि क्षेत्र में जो रोजगार में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, आपको पता है कि अपना विकासशील देश है, और विकासशील जो अर्थव्यवस्था होती है या विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी क्या विशेषता होती है कि ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं, ठीक है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। तो देखो कृषि क्षेत्र का जो रोजगार है, कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक ज्यादा है। तो कृषि का योगदान है जो अपने रोजगार में है वो कितना है, 48.9, लगभग 49% योगदान कृषि से लोगों को रोजगार मिला हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र से लगभग 24 मिला हुआ है, और सेवा क्षेत्र से लगभग 26.7 या 26% या 27% लोगों को रोजगार मिला हुआ। कहने का मतलब जो रोजगार है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो आप कहोगे सर रोजगार जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो आपका कृषि है, जिसमें से लगभग आपका 48.9 मतलब कि 49% कृषि में है, उद्योग में 24.4 और सेवा क्षेत्र में 26.7% है। ये दोस्तों भी अब आप नोट डाउन कर लेना। और जो जीडीपी में मैंने इनका आपको योगदान बता ही दिया, 55, 27 और आपका कृषि का 18। अब देखो 2 क्षेत्र और आते हैं रोजगार में। देखा कि 2 क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं औपचारिक क्षेत्र, एक होते हैं अनौपचारिक क्षेत्र। आप ये भी पढ़ोगे आगे भाई, औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं, अपन पढ़ेंगे। जैसे विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन आदि जगह आएगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आपको, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो वो दोस्तों औपचारिक संगठन वो होता है जहाँ पर नियम बने होते हैं, नियम के अनुसार चलना पड़ता है,
वहाँ अधिकार देने वालों का एक क्रम बना हुआ होता है, जैसा कि ब्यूरोक्रेसी में आपने देखते होंगे उसी प्रकार। और अनौपचारिक संगठन क्या होता है, जिसमें लोग तो एक लक्ष्य के लिए तो इकट्ठे होते हैं। वो इकट्ठे क्या होता है, उनका सबका एक लक्ष्य होता है, लेकिन उसमें कोई नियम नहीं होता, उनमें कोई कानून नहीं होता, उनके ऊपर कोई, हर व्यक्ति के ऊपर कोई नहीं होता, बस एक नेता मान लो। जैसे भीड़ होती है उसमें एक नेता होता है, वो भीड़ किसी न किसी उद्देश्य के लिए होती है, लेकिन उनमें कोई नियम नहीं, भाई आपको 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, कोई नियम नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई चैनल नहीं। आप समझ गए होंगे मेरा, इस पर मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता इस वीडियो को। औपचारिक क्षेत्र और एक होना था अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र जिसमें नियमों का पालन किया जाता है, अनौपचारिक क्षेत्र में जहाँ नियम रूल्स वगैरह नहीं होते हैं। ओके, और अपन जैसे जैसे अपन देखें, जैसे अपने आज रोजगार की में पढ़ रहे हैं, तो एक होगा अपना औपचारिक क्षेत्र, एक होगा अनौपचारिक क्षेत्र। दोस्तों औपचारिक क्षेत्र जिसमें रूल्स वगैरह होंगे, और अनौपचारिक क्षेत्र में आप जानते हो, आप उदाहरण से समझ जाओगे। जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में अपन देखते हैं अपना रोजगार है, तो देखते होंगे सड़क पर रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, छोटी चाय की दुकानें हैं, उनका रोजगार है, तो वो कौन से क्षेत्र में आएंगे, अनौपचारिक क्षेत्र में आ जाएंगे। औपचारिक क्षेत्र में जैसे कंपनियां वगैरह हैं, उनका एक बिजनेस चलता है, रूल्स से चलता है, वो कौन सा होता है, औपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र में अपन ये कहेंगे कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा संगठन जिसमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम में लगे हुए हैं, वो मेरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, औपचारिक क्षेत्र हो जाएगा। तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र? अपन औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपन देश के रोजगार की बात करें तो लोग औपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा है या अनौपचारिक क्षेत्र में? रेडी वाले है, चाय बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है, सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, रेडी वगैरह ठेले वाले है ना, सब अपना अपना काम करे छोटा मोटा, तो इनका रोजगार में योगदान ज़्यादा है। इनको रोजगार एक औपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा मिल रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? तो दोस्तों जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, इन जो ये अनौपचारिक क्षेत्र, ये आपका है अनौपचारिक क्षेत्र। और अनौपचारिक क्षेत्र का रोजगार में हिस्सा लगभग लगभग 92% है। 92% रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र से मिल रहा है। इसका मतलब आप कहोगे सर बच गया क्या, बच गया कितना, रिमेनिंग 8%, लगभग लगभग 8% लोगों को रोजगार, लगभग लगभग 8% लोग रोजगार लोगों को किस क्षेत्र से मिल रहा है, औपचारिक क्षेत्र से मिल रहा है। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। एनएसएसओ के अपने आंकड़े पढ़े, कृषि क्षेत्र से कितना रोजगार मिल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र से कितना मिल रहा है, सेवा क्षेत्र से कितना रोजगार मिल रहा है। एनालिसिस मैंने तो ये कंपेयर किया कि आपको भी जीडीपी वाले में उनमें कंफ्यूजन हो जाओ, तो मैंने जीडीपी वाला भी लिख दिया। ये मेरा जैसे चैप्टर चल रहा था, ये बेरोजगारी अपना है, तो जैसे अपने बेरोजगारी के प्रकार पढ़ रहे थे, उसके बाद में आप ये नोट डाउन कर लिए नोट्स में, ये उतार ले। ये उतारने के बाद दोस्तों आप उतार ले भारत में रोजगार की संरचना, ये उतार ले, और फिर ये उतार ले। अब फिर इसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले पता है, बेरोजगारी मापन की अवधारणाएं। तो आप दोस्तों इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले ले, उतार ले आराम से। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन बेरोजगारी मापन की अवधारणाएं। तो आप नोट करें, बेरोजगारी मापन की अवधारणा। बेरोजगारी मापन की अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट। बेरोजगारी मापन की अवधारणाएं। दोस्तों बेरोजगारी मापन की अवधारणाओं को अपन 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें अपन मैं लूंगा पहला सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दूसरा मैं लूंगा चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, और तीसरा लूंगा मैं चालू दैनिक
स्थिति बेरोजगारी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस, यू का यहाँ अर्थ हो जाएगा यूजुअल, पी का हो जाएगा प्रिंसिपल, एस का हो जाएगा स्टेटस। यूपीएस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CWS। करंटली वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, CWS। दिख रहा होगा दोस्तों, यूपीएस, CWS, और इसको अपन बोलेंगे CDS, करंटली डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। पूरा कर लेना दोस्तों, आप उतार लेना इसको। तो दोस्तों क्या निकल के आ रही है बेरोजगारी मापन की, आपके सामने 3 अवधारणाएं निकल के आ रही है। बेरोजगारी मापन की 3 अवधारणाएं अपने पास निकल के आ रही है कि यूपीएस, CWS और CDS। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम्स में, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। लगता है इजी सा है लेकिन बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। है भी नहीं था बेरोजगारी में से, और क्वेश्चन उनको मिल भी नहीं रहे ना एग्जामिनर को, तो ये क्वेश्चन है रिपीट होता जा रहा है। पहला बात तो है कि बेरोजगारी मापन की अवधारणाएं बताओ। ये कहता यार एक ही क्वेश्चन है उनके पास रटा रटाया, निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी मापन की अवधारणा नहीं है। बेरोजगारी जो मापन का कौन सा कंसेप्ट नहीं है। आपको पता है यूजुअल है, सामान्य है, दैनिक है और साप्ताहिक है। कहने का मतलब मासिक नहीं है, एक महीने का बेरोजगारी मापन की अवधारणा नहीं है। सीधा सा क्वेश्चन यही आता है, यही ऑप्शन आता है। तो यही फिट कर लो अपने दिमाग में कि जो बेरोजगारी मापन की अवधारणा है कौन कौन सी है। दैनिक स्थिति पर बेरोजगारी मापन होता है, साप्ताहिक स्थिति पर होता है, कहने का मतलब डेली भी होता है और वीकली भी होता है, और यूजुअल मतलब सामान्य स्थिति बेरोजगारी यानी 1 वर्ष का भी होता है। कहने का मतलब कौन सा नहीं होता है, इसका मतलब मंथली बेसिस यानी मासिक बेस पर बेरोजगारी का मापन नहीं होता, मतलब नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, फिर ये क्वेश्चन रिपीट होगा। एकदम दिमाग में कर लो, बेरोजगारी के मापन की कौन सी अवधारणा नहीं है, तो मासिक स्थिति बेरोजगारी नहीं है। ऑप्शन ये आएगा। कौन कौन सी है याद कर लो, दैनिक है, साप्ताहिक है, दिन की है, 7 दिन की है, दैनिक है, साप्ताहिक है, दैनिक है, साप्ताहिक और साल की है। मासिक नहीं है। मंथली बेस पर बेरोजगारी का मापन नहीं होता, मतलब नहीं होता। आराम से इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, फिर आ सकता है। मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा दिया। अब अपन देखेंगे दोस्तों कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी क्या होती है, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी क्या होती है और दैनिक स्थिति बेरोजगारी क्या होती है। दोस्तों मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। देखो सामान्य स्थिति बेरोजगारी, आप नाम से जैसा पता चल रहा है कि सामान्य स्थिति, कहने का मतलब इसमें देखा जाता है कि एक वर्ष के दौरान या 1 वर्ष में किसी व्यक्ति को रोजगार मिला है या नहीं। यदि रोजगार नहीं मिला है 1 वर्ष के दौरान या 1 वर्ष में, तो उसे बेरोजगार माना जाता है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। दूसरा अपन लेते हैं, कौन सी है बताओ, चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, सप्ताह में। इसमें यह लिया जाता है कि 1 सप्ताह में एक सप्ताह में उस व्यक्ति को 1 घंटे भी रोजगार मिला या नहीं मिला। फिर से सुन लो, 1 घंटा, एक दिन में 1 घंटा नहीं, 7 दिन में 1 घंटा। फिर से नोटिस किया जाए बात को, एक व्यक्ति को 1 सप्ताह में केवल 1 घंटा भी यदि रोजगार मिल गया तो वो व्यक्ति क्या होगा, रोजगार शुदा होगा। अन्यथा 1 घंटा भी काम नहीं मिला ना 7 दिन में, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। आप दोस्तों समझ चुके होंगे अच्छी से मेरी बात को। एक अपनी बच गई चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी। चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी क्या होती है, इसमें यह मापन किया जाता है कि यदि एक व्यक्ति को एक दिन में
यदि एक व्यक्ति को एक दिन में 4 घंटे काम मिल गया, कितने, 4 घंटे, 4 आवर्स यदि काम मिल गया है तो उसे आधे दिन का कार्यरत माना जाएगा। कहने का मतलब उसने ये माना जाएगा कि उसने आधे दिन का ही काम मिला, उसको 4 घंटे काम मिला है। तो आप भी समझते हो, यदि एक व्यक्ति को 4 घंटे काम मिल जाए तो आप उसको पूरा रोजगार मान सकते हो क्या? एक वास्तविक स्थिति देखिए, 4 घंटे में क्या होता है, वो करता है कि 4 घंटे, 8 घंटे तो होता है ना कम से कम मिनिमम टाइम, या 6 घंटे मान लो, 5 घंटे मान लो, 5.5 जो भी है, 4 घंटे नहीं होता। कहने का मतलब इस मापदंड में यह अध्ययन किया जाता है कि यदि एक व्यक्ति को एक दिन में 4 घंटे तक काम मिलाता है तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाता है, उसको आधे दिन काम पर माना जाता है। और यदि उस व्यक्ति को 4 घंटे से अधिक काम मिला है तो उसे पूरे दिन काम पर माना जाता है। ये तीनों अवधारणाएं आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसमें क्या है, ये पूरी है जो ये व्यक्ति दर है, ये व्यक्ति मतलब कि व्यक्ति दर क्यों है, क्योंकि इसने पूरा एनालिसिस किया है व्यक्ति की, एक पर डे के हिसाब से इसने देखा है कि इस व्यक्ति को 4 घंटे मिला या 4 घंटे से अधिक मिला है। तो ये क्या है, व्यक्ति दर है। और ये दोनों क्या है, समय के आधार पर निकाली गई। तो ये समय दर है, ये दोनों दीर्घकालीन बेरोजगारी को बताती है दोस्तों, दीर्घकालीन बेरोजगारी बताती है। ओके, आप समझ गए होंगे। अब मेरे को ये बताओ सर, आपने ये बताया इनमें बेरोजगारी का सर्वोत्तम माप कौन सा होगा? देखो दोस्तों, ये तो एक साल में देखेगी, ये 7 दिन में 1 घंटा भी मिल गया, क्या आप सही आकलन कर रहे हो क्या रोजगार या बेरोजगार का? एक बात बताओ, 7 दिन में 1 दिन काम मिल जाए, इसका मतलब तो आप एक जो मंथ होता है उसमें 4 घंटे कर लो काम, एक एक वीक में 1 घंटे कर लो और आप रोजगार में हो। क्या ये सही है? बेरोजगारी का जो सही मापन है ये कर रहा है कि यदि आप एक दिन में 4 घंटे काम करो तो वो आधा ही है। इसका मतलब बेरोजगारी का जो सर्वोत्तम माप है, जो एकदम करेक्ट माप है, एकदम सही माप है, वो कौन सी अवधारणा देती है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आया हुआ भी है कि बेरोजगारी का सर्वोत्तम माप कौन सी बेरोजगारी करती है? तो आपको होगा सर चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी। ये क्या, एक विस्तृत अवधारणा है, एक विस्तृत वाइड है, मतलब एकदम सही बताती है कि ये बेरोजगारी है। तो फिर संकुचित, एकदम नैरो, संकुचित कौन सी, एकदम बहुत कम बताती है, मतलब कि संकुचित सामान्य स्थिति बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी का सही मापन नहीं करती। तो बेरोजगारी का सही मापन ये करती है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा नोट्स के रूप में अपन थोड़ा इनको लिख ले तो मैं आपको बता दूं। ये तो मैंने क्या आपको मौखिक ओरल समझा दिया, बेरोजगारी के सामान्य स्थिति बेरोजगारी, इसमें आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अपन सामान्य स्थिति बेरोजगारी देख रहे थे। सामान्य स्थिति बेरोजगारी में लिखेंगे वर्ष भर में जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है उन्हें इस बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। पहले मैंने बता चुका हूं दोस्तों, आपको लैंग्वेज लिखा रहा हूं कि वर्ष भर में जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, एक साल के दौरान जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है उन्हें सामान्य स्थिति बेरोजगारी या इस बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। यह है समय दर बेरोजगारी है तथा यह दीर्घकालीन बेरोजगारी को बताती है। दोस्तों पहले समझा चुका हूँ सभी डिटेल में। वर्ष भर में जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला जाता है उन्हें सामान्य स्थिति बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। यह एक समय दर बेरोजगारी तथा यह एक दीर्घकालीन बेरोजगारी को बताती है। चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी जिन लोगों को सप्ताह जानते होंगे, सप्ताह यानी वीक, WEEK वीक है ना,
जिन लोगों को सप्ताह में 1 घंटे भी कार्य नहीं मिलता है, उन्हें इस बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। यह भी समयदर बेरोजगारी है तथा यह दीर्घकालीन बेरोजगारी को बताती है। लास्ट पढ़ेंगे चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी। जिन लोगों को दिन में एक दिन में मान लो एक दिन में यदि 4 घंटे, या ये लिख सकते हो 4 घंटे आ गए, या ये लिख लो 1 से 4 घंटे, मतलब 4 घंटे 1 से 4 घंटे तक काम मिल जाता है तो उन्हें कितने दिन बताया था? आधे दिन। तो उन्हें आधे दिन जानते हो क्या? 1/2 डे। आधे दिन कार्यरत, यानी काम पर कार्यरत माना जाता है यदि 4 घंटे से अधिक कार्य या काम मिल जाता है तो उन्हें पूरे दिन कार्यरत या पूरे दिन काम पर, पूरे दिन कार्यरत माना जाता है। बात समझ आई नहीं है? एक दिन में यदि 4 घंटे काम मिला तो उसको आधे दिन काम पर मानेंगे, और यदि 4 घंटे से ज़्यादा उसको काम मिल गया उस व्यक्ति को तो उसे पूरे दिन कार्यरत माना जाएगा। ये कौन सी बेरोजगारी की अवधारणा बताती है? तो आपको होगा सर चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी या CDS। कौन सी? CDS मतलब कि डेली जो स्टेटस होते हैं ना, डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट वाली बेरोजगारी को ये बताती है। बताओ समझ में आया नहीं आया? यह है एक व्यक्ति दर बेरोजगारी है। यह एक व्यक्ति दर बेरोजगारी है। यह बेरोजगारी का सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, इनमें यह बेरोजगारी का सर्वोत्तम माप, यह बेरोजगारी का सर्वोत्तम माप, सबसे बढ़िया माप, सबसे अच्छा माप प्रस्तुत करती है। बेरोजगारी का सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती। भाषण में आई नहीं आई दोस्तों? अब इसमें अपन थोड़ा सा और क्या लेंगे? यह व्यक्ति दर बेरोजगारी, यह बेरोजगारी सर्वोत्तम माप करती है, ये हो गया। थोड़े आंकड़े लेंगे अब, थोड़े आंकड़े लेंगे कि NSSO के अनुसार, देखो बेरोजगारी का मापन NSSO ने तो इसके अनुसार भी किया है, इसके अनुसार भी किया है और इसके अनुसार भी किया है, लेकिन जो मोस्ट है अपन ये देखेंगे कि सबसे जो सर्वोत्तम माप यही करिए, तो ये अपन देखेंगे कि बेरोजगारी कितनी है। बेरोजगारी का माप, बेरोजगारी NSSO के अनुसार कितनी है, तो अपन NSSO के अनुसार भी देखेंगे। बेरोजगारी की दर CDS के अनुसार, जो NSSO का 68वां राउंड हुआ था 2011 में, उसने बेरोजगारी की दर कितनी बताई, इसने बेरोजगारी की दर अपन देखेंगे भी कि टोटल उन्होंने 5.6 बताई, जिसमें से उन्होंने क्या बताई, शहरों में कितनी बताई 5.5 बताई, और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी बताई 5.7% बताई। तो या तो दोस्तों आप इसको उतार लो, फिर मैं यहीं लिखा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, या वापस से इसको मिटा के किया जाए
यहीं पे लिख लो आप। एक काम करो, यहाँ बेरोजगार चलो एक बार इसको उतारो, फिर मैं इसी के अंदर लिखा देता हूँ, इसी के अंदर लिखा देता हूँ। इसी के अंदर इसको लिखा देता हूँ। बता लिया होगा दोस्तों आपने सभी ने। लिखा हूँ NSSO के 68वें दौर 2011-12 के अनुसार CDS 2011-12 के CDS के अनुसार बेरोजगारी तो अपन देख लेंगे बेरोजगारी। तो उन्होंने बेरोजगारी कितनी बताई पूरे देश में, संपूर्ण देश में उन्होंने कितनी बेरोजगारी बताई? 5.6%। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, आया हुआ भी है कि CDS के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी संपूर्ण देश में बेरोजगारी कितनी बताई उन्होंने? 5.6%। फिर 5.6% को अपन देखे भाई, ये तो पूरे देश में। अपन ये भी देखे यार गाँव में कितनी बेरोजगारी है, शहरों में कितनी बेरोजगारी है। तो उन्होंने कितनी बताई? देखो 5.6 ना, तो ये तो कर लो 5.5 बेरोजगारी तो कहाँ पर है दोस्तों आपकी बताओ? शहरों में बेरोजगारी है, शहरों में, जिसको अपन आप लिख सकते हो अर्बन एरियाज। और ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरियाज में कितनी बताई? 5.7% बताई। देखो शहरों में कितने लोग हैं? 5.5 बेरोजगार, और ग्रामीण में कितने हैं? 5.7% लोग बेरोजगार है। यदि अपन शहरों में देखें भाई, अपन ज़्यादा शहरों की देखते हैं, शहरों में उनको तो कमाना जरूर होता है। गाँव में तो मान लो कृषि है, खेती से मान लो पेट भर जाता है, लेकिन शहरों में तो क्या है, खर्चे बहुत होते हैं। उनको तो दूध भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए हर टाइम। गाँव में तो मान लो फिर विदेशी जुगाड़ कर ले, लोग चूल्हे पर भी बना लेते हैं। वहाँ तो शहरों में तो गैस एनी टाइम चाहिए। मतलब वहाँ तो यदि आप कमा रहे हो ना, तो ही आप शहरों की लाइफ अफोर्ड कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। तो शहरों में भी अपन देखिए कि कितने फीमेल बेरोजगार है या कितने मेल बेरोजगार है। तो बताओ आप मेरे को ये बताओ, ज़्यादा फीमेल बेरोजगार होते हैं या मेल? अब मैं ये नहीं बता रहा कि ये महिलाओं पर ये नहीं टिप्पणी कर रहा है, ये कौन होता है? NSSO का आंकड़ा है उसके अनुसार मैं तो चलो आपको बता देता हूँ कि मेल यानी पुरुष और फीमेल कितने बेरोजगार, महिलाएं और पुरुष। तो NSSO का जो राउंड हुआ उसमें 5.5% शहरों में उन्होंने बेरोजगार बताए। तो अपन ये देखेंगे कि शहरों में पुरुष कितने बेरोजगार है और महिलाएं कितनी है। तो पुरुषों की लगभग 4.9, मतलब 5% मान लो कि 5% लोग शहरों में क्या है, बेरोजगार है। और महिलाएं लगभग कितनी है? 8% महिलाएं लगभग क्या है, शहरों में क्या है, बेरोजगार है। बात समझ में आई नहीं? आपको सर आप ग्रामीण क्षेत्रों में तो देखो एक डाटा की हद होती है, मैंने एक डाटा की हद होती है, आप आराम से इतना। कई लोग क्या होते हैं, उनको लिखने में इंटरेस्ट होता है, सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बता दो, शहरी बता दो। डाटा पढ़ो 2011 NSSO का है, आप ऊपर पढ़ो जो एग्जाम में आ सकता है। कचरे को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम मेन अपन को पढ़ना है। शहरों में कितनी थी? 4.9, महिलाओं कितनी थी? 8%। जो इंपॉर्टेंट था, ऐसे देखो चालू साप्ताहिक की स्थिति पर बेरोजगारी बताई है, चालू स्थिति बेरोजगारी बताई है, ग्रामीण की भी बताई है, शहरी की भी बताइए, इसमें भी बेरोजगारी बताइए। बहुत सारा ऐसे तो डाटा बहुत सारा हो जाता है। आपको मैटर पढ़ना है सिलेक्टेड, आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन की गारंटी मैं ले रहा हूँ। जो मैटर पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, आपको मैटर पूरा ऑथेंटिक मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये है, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको डाटा पूरा ऑथेंटिक मिल रहा है। इसमें ये नहीं कि सर ये डाटा गलत बता दिया, ये बता दिया। यदि अपन को मेरे को नहीं आता तो मैं देख लूँ, लेकिन मैं गलत नहीं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। हम जानते हो, देख के बता देंगे क्या दिक्कत है? हर आदमी को हर चीज़ तो आती भी नहीं।
आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन गलत नहीं बताना चाहिए। तो अपना डाटा सभी ऑथेंटिक है, हाँ विश्वास करो जितना मैटर बता रहा हूँ वो ठीक है। कईयों को क्या होता है, उनको लिखने की आदत होती है, बताते जाओ, भर लेते हैं वो कॉपी की कॉपी, करंट की भर लेते हैं। भाई साहब एग्जाम भी आएगी 2-3 महीने में, सिलेक्शन भी लेना है, लिखना है, लिखना थोड़ा है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है वो जितना मैं बता रहा हूँ वैसे आप चलते रहो, करते रहो दोस्तों। अपनी ये पढ़ लिया, अब थोड़ा थोड़ा और बच गया इस चैप्टर संबंधित, वो और थोड़े फैक्ट्स है वो और बता देता हूँ। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं देखो दोस्तों, इसी में जगह मैं यही करा देता हूँ ना, कि चालू स्थिति करा दिया। अब देखो सामान्य स्थिति जो बेरोजगारी, वो तो एनएसएसओ के आंकड़े मैंने लिखा दिए वहाँ पर। अब एनएसएसओ का नहीं लिखा रहा हूँ। अब श्रम शक्ति सर्वेक्षण हुआ था, यूपीएस के अनुसार उसकी कितनी बेरोजगारी वो बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास जगह बच रही है। तो मैं लिखा रहा हूँ आपको सामान्य स्थिति बेरोजगारी में एक सर्वेक्षण हुआ था 2017-18 में। कौन सा सर्वेक्षण हुआ था? श्रम शक्ति सर्वेक्षण। कौन सा हुआ था? श्रम शक्ति, देखो श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार, श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितनी बेरोजगारी बताई थी? भारत में 6.1% बेरोजगारी बताई। 6.1% बेरोजगारी बताई। सही लिख लो, 6.1% बेरोजगारी बताई। किसने बताई दोस्तों? 2017-18 में श्रम शक्ति सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार भारत में 6.1% क्या बताएगी? बेरोजगारी बताएगी। उस बेरोजगारी में अपन वही पढ़ लेंगे, एक तो बताइए अपनी शहरी अर्बन, और एक अपनी बताई ग्रामीण, एक अपनी बताई ग्रामीण। तो ग्रामीण में तो उन्होंने कितनी बताई? 5.3% लोगों को उन्होंने कहा कि गांव में बेरोजगार है। और शहरों में कितने लोग बेरोजगार है? लगभग 7.8, मतलब कि लगभग 8%। आप बात को समझेंगे। 17-18 में श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 6.1 बेरोजगारी है, जिसमें शहरी क्षेत्र में तो कितनी बेरोजगारी है? 7.8, और ग्रामीण में कितनी है? 5.3। वहाँ देखो दोस्तों, ग्रामीण में ज़्यादा बेरोजगारी थी, लेकिन मापन अलग अलग था ना, वो सीडीएस के आधार पर था, ये यूपीएस के आधार पर। ये श्रम शक्ति ने सर्वेक्षण किया है, लेकिन किया किसके अनुसार? यूपीएस। इसलिए मैंने यूपीएस लिख लो, यूपीएस आंकड़ों के अनुसार, इसलिए मैंने इसको यूपीएस कॉलम में ले लिया। दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से संबंधित मेरे पास 1-2 पॉइंट्स और बचे हैं, बाकी इनको मैं एमसीक्यू में लूँगा। एक दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गरीबी, अपने गरीबी पढ़ी और एक अपने बेरोजगारी पढ़ी। दोस्तों मेरे को क्या बता सकते हो, गरीबी और बेरोजगारी में कैसा संबंध पाया जाता है? तो आप कहोगे सर गरीबी और बेरोजगारी में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है? धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। सर ये हो गई, ये कौन सा संबंध आ गया? ये क्या होता है धनात्मक सह संबंध? ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आपको ये समझना है। एक होता है संबंध धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। कहने का मतलब जैसे जैसे गरीबी बढ़ती जाती है, मेरे को ये बात बताओ, जैसे जैसे गरीबी बढ़ती जाती है क्या वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जाती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। या जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे गरीबी भी बढ़ती जाती है, मतलब कि गरीबी भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो वो संबंध कौन सा होता है? धनात्मक सह संबंध होता है। मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। यदि दोनों विपरीत दिशा में जाते ना, दोनों विपरीत दिशा में जाते तो वहां पर कौन सा संबंध होता है? ऋणात्मक सह संबंध होता है। तो आप इतना समझ लो, संबंध ऐसे बनाया जाता है। वैसे तो देखो यहाँ अपन लेते हैं गरीबी, और यहाँ लेते हैं अपन, यहाँ तो अपन लेते हैं मान लो कि पॉवर्टी, और यहाँ लेते हैं अपन अनएम्प्लॉयमेंट। एक डाटा यहाँ फिक्स करते हैं। जैसे जैसे आपकी गरीबी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है वैसे आपकी गरीबी बढ़ रही है। इस प्रकार जो ये संबंध बनता है ना दोस्तों, ये कौन सा संबंध होता है? धनात्मक सह संबंध होता है। फिर भी आप समझ गए होंगे कि गरीबी, आप नोट डाउन कर लेना, गरीबी व बेरोजगारी में धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। एक नोट ये, और दूसरा नोट दोस्तों आप कौन सा लिखोगे? बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है बताओ? तो आप लिखोगे सर बेरोजगारी के आंकड़े एनएसओ द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। राष्ट्र, जैसे आपने जैसे गरीबी के जो राष्ट्रीय आय की गणना भी कौन करता है? पहले सीएसओ करता था, अब एनएसओ हो गया। उसी प्रकार अब जो बेरोजगारी के आंकड़े भी कौन इकट्ठा करता है? एनएसओ करता है। पहले एनएसएसओ करता था, अब लेकिन आप सभी को पहले मैंने बता दिया है कि सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिला के 23 मई 2019 को मिला के एक नया कार्यालय बना दिया गया है। उसका नाम है एनएसओ, नेशनल सैंपल ऑफिस बना दिया गया। इसका मतलब बेरोजगारी जो आंकड़े अब इकट्ठे कौन करेगा? एनएसओ, नेशनल सैंपल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है प्रति 5 वर्ष पर, प्रति
5 वर्ष, मतलब बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं वो कितने वर्षों पर इकट्ठे किए जाते हैं दोस्तों एनएसओ के द्वारा? आप हो गए सर 5 वर्ष पर, कोई दिक्कत है क्या? राष्ट्रीय आय के आंकड़े बताओ कितने वर्ष पर किए जाते हैं? 1 2 3 4 5। दोस्तों राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रतिवर्ष किए जाते हैं, तो बेरोजगारी के आंकड़े प्रति 5 वर्ष पर किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? एनएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल ऑफिस। आपके ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे एनएसएसओ का इनका इतिहास लंबा है। सीएसओ की स्थापना कब हुई? एनएसओ 1950 में हुई थी, फिर इसका पुनर्गठन भी हुआ था, फिर 23 मई 2019 को वापस हो गया। ये एक अपन अलग चैप्टर में लेंगे, लेकिन अब तक आपके लिए 2 फैक्ट्स और थे, गरीबी व बेरोजगारी में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। बेरोजगारी के आंकड़े एनएसओ के द्वारा प्रतिवर्ष 5 वर्ष के आधार पर लिए जाते हैं। दोस्तों आज अपने क्या पढ़ा? बेरोजगारी मापन की अवधारणाएं पढ़ी, कुछ अपने रोजगार की स्थिति देखी कि कृषि में सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। फिर अपने दोस्तों बेरोजगारी मापन की 3 अवधारणाएं देखी, चालू, सामान्य और दैनिक स्थिति पर देखी। तीनों में सर्वोत्तम मापन कौन सा है ये भी देखा अपन ने। अब 1-2 क्वेश्चन और बच गए हैं, जैसे कि ये तीनों अवधारणाएं किस कमेटी के आधार पर थी? भगवती कमेटी के आधार पर थी। जो कुछ और बच गया वो उनको अपन एमसीक्यू सीरीज में लाएंगे, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू सीरीज में लाएंगे। तो दोस्तों आप आराम से पढ़ते रहो, विश्वास रखो, धैर्य रखो, आराम से पढ़ो, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहे, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद लेते रहे। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक बाय, अलविदा।